तो हमें बहुत बुरा लगा था। सच पूछे तो मुझे रोना भी आ गया था कि एक थोड़े दिन पहले वो मुखिया थे, छत्तीसगढ़ के सीएम थे और उन्होंने नहीं पहचाना। जब वो हमें नहीं पहचान रहे थे तो इसका मतलब 2016 से वो राजा साहब से भी उनकी कोई पहचान नहीं थी, ख़त्म हो चुकी थी। और खैरागढ़ को भी वो शायद नहीं जानते थे उससे पहले, ऐसा लगता है मुझे। इसीलिए मैं इसी संदर्भ में मैं आई हूँ। जब हमारे यहाँ राजा साहब की डेथ हुई थी तब भी मैं कई बार, मेरे साथ जो हुआ है उसमें कांग्रेस का पूरा सपोर्ट है। पद्मा देवी जी को पूरा का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, जिससे वो हमारे ऊपर हमला करवा रही हैं। और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि 2021 में जब हमारे पति राजा देवव्रत सिंह जी का देहांत हुआ था 4 नवंबर को, तो मुझे क्षेत्रवासियों ने, कुछ लोगों ने ये शंका जाहिर की थी कि राजा साहब को कुछ दिया गया था, क्योंकि मैं उस टाइम पे वहाँ थी नहीं और मेरे आने से पहले घर से बॉडी निकाल दी गई थी। मुझे तो जाकर के जहाँ पर संस्कार होता है वहाँ पे उनको मैं देख पाई थी और मेरे ये कहने के बाद कि पोस्टमार्टम करना चाहिए और नहीं किया गया था। और मैंने मीडिया में भी बहुत बात उठाई थी, किसी ने मेरी नहीं सुनी थी और सब वहाँ पे संस्कार कर दिया था। और उसके बाद से 24 दिसंबर को मैंने नांदगांव एसपी को, राजनांदगांव के एसपी को व्हाट्सएप पे एक लेटर लिखा था कि मुझे लगता है कि उनकी मौत नेचुरल नहीं लगती है और इसकी जांच कराई जाए। उसके तुरंत बाद 27 तारीख को बच्चों को भेज करके 26 को बच्चों को बजाय एक्शन होने के उसको पढ़ा गया, उस पर ब्लू टिक हुआ के लिए तैयार नहीं है। ये तो वो जाने कि क्यों नहीं। और दूसरी बात, राजा साहब से संबंध में मेरे खटास थे। अगर ऐसा कोई कहता है तो वो मुझे बताए कि कौन ऐसा आदमी है जिसके पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता। खाली रामायण पे हाथ रख के कि अगर झगड़ा आज हुआ है और वो हो भी गया तो उससे पत्नी मानने में इनकार हो जाएगा। मैंने तलाक तो नहीं किया था, या मैंने कोई पैसा तो नहीं मांगा था, पैसों के लिए मैंने कोई एफआईआर तो नहीं लिखाया था। जो पद्मा जी लिखवा के घूम रही है एफआईआर, वो एफआईआर भी कराया, उन्होंने एलिमनी भी लिया, उन्होंने शादी भी कर लिया और उनको प्रेजेंट पत्नी बताया जा रहा है। और जो पत्नी का कोई भी सबूत, कोई भी इस तरह की चीज़ जो मैंने करी हो, सिवाय इसके कि मैंने एक पद्मा के बारे में कभी कुछ बोला होगा तो उस पर हमारे बीच में आर्ग्यूमेंट झगड़ा हुआ होगा, वो पुराना, वो भी उनके डेथ से 8 महीने पहले की बात। तो उस बात को ला करके ये राजनीतिक रोटी नहीं सेक रहे हैं भूपेश बघेल जी, तो क्या कर रहे हैं? वो तो बहुतों को, वो तो सौम्य चौरसिया जी को भी मानने से इनकार कर रहे हैं, उनको तो वो भी नहीं आते। बताइए आप। निधन के दौरान जी बताएं। आरोप लगाया है आपने कि वो आपको इनकार कर रहे हैं, लोगों को बरगल रहे हैं। आरोप नहीं है सर, ये तो आप देखें, आप लोगों के चैनलों के थ्रू ही देखा है मैंने कि उन्होंने मुझे पहचानने से इनकार किया, उन्होंने तलाकशुदा पत्नी को ला करके प्रचार किया, मुझे निगलेक्ट किया गया, मेरे साथ मेरे ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों ने अटैक किया, जानलेवा हमला किया, मुझसे मेरे प्राइवेट गनमैन छीन लिए गए, मुझे सुरक्षा नहीं दी गई। यही सब चीज़ें हैं, इन्हीं के लिए मैं बोल रही हूँ। ये आरोप नहीं है, ये तो सब बिल्कुल देखे गए थे, उस टाइम पे हुआ था मेरे साथ में, बस वही बताना चाह रही थी मैं। अभी आप क्या चाह रही हैं? अभी मैं आप लोगों के थ्रू सबसे विनती करना चाहती हूँ कि जो महिला का इज़्ज़त नहीं कर सकता, जो एक विधवा महिला का सम्मान नहीं कर सकते, ऐसे प्रत्याशी को आप अगर वो जीत भी जाते हैं तो वैसे भी वो राजनीति अब दिल्ली में करेंगे, तो ऐसे पार्टी को मैं सपोर्ट नहीं करती। और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने जहाँ पे राजा साहब के लोग थे, जिन पे राजा साहब जिनके लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान करते थे, उनको मैं एक बार बता सकूं कि ऐसे इंसान, ऐसे प्रत्याशी को जो स्पेशली राजा साहब के नाम से तो वोट ना मांगा जाए। जो लोग राजा साहब को जान के वोट डाल रहे हो वो तो बिल्कुल मत दें, मैं ये विनती करती हूँ। मेरा ये
रिक्वेस्ट है लोगों से कि वो बिल्कुल मत दें, क्योंकि राजा साहब को भी उन्होंने बहुत खून के आंसू रुलाए, और अब मेरे साथ तो जो हो रहा है वो तो देखा हुआ है। बिल्कुल। मैडम, आपने कहा कि बीजेपी